हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब कुछ बंद है, सारे स्टडी सेंटर बंद हैं। ऐसे में आपकी स्टडी में कोई रुकावट ना आए व आपको घर बैठे बेहतर स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सके, उसके लिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इंग्लिश। इसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज को जानेंगे। लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज नामक जो वर्ड होता है वो लैंग्वा नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो लैंग्वेज होती क्या है। प्रोसेस, प्रैक्टिस, मेथड दैट मेक्स आउट अवर थॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर समवन एल्स इज नोन एज लैंग्वेज। साउंड इज द बेसिक रूल ऑफ वर्बल लैंग्वेज। एक प्रक्रिया, प्रणाली और तरीका जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के लिए समझने योग्य बना पाते हैं, उससे भाषा कहते हैं। जो मौखिक भाषा का मुख्य आधार होता है या जो मुख्य मापक होता है वो साउंड होता है, आवाज़ होती है। इसके बाद जो अगली चीज़ है जिसको हम जानेंगे वो है लेटर। तो लेटर होता क्या है। द सिंबल ऑफ साउंड आर कॉल्ड लेटर। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं वो उसका एक सिंबल होता है। जैसे हम के बोलते हैं तो के एक सिंबल है इंग्लिश में। इन्हीं को हम सारे जो भी सिंबल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे लेटर्स कहलाते हैं। जैसे KHETDYWACXSZ, ये कुछ हमने लेटर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा भी कई और लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ को जानेंगे वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेटम नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अल्फ़ाबेट होता क्या है। द अरेंज फॉर्म ऑफ लेटर्स आर नोन एज अल्फ़ाबेट। जो अरेंज फॉर्म होता है लेटर्स का वो ही अल्फ़ाबेट कहलाता है। लेटर और अल्फ़ाबेट में केवल यही डिफरेंस होता है। लेटर जो होता है, लेटर्स जो होते हैं वो डिसअरेंज फॉर्म में भी हो सकते हैं, अरेंज फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमेशा अरेंज फॉर्म में होता है। शायद आपने स्कूल या कॉलेज के जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं वो देखे होंगे। उनमें जो नेम लिखे हुए होते हैं स्टूडेंट्स के नाम, वो एक अरेंज फॉर्म में लिखे होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिखे होते हैं। तो पहले सबसे पहले जो जिस स्टूडेंट का नाम ए से होगा उसको बोला जाएगा, इसके बाद बी की अटेंडेंस बोली जाएगी, इसके बाद सी नाम वाले की अटेंडेंस बोली जाएगी। इस प्रकार से होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट होता है वो एक लेटर्स का अरेंज फॉर्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जिसको हम जानेंगे वो बर्ड। बर्ड भी एक बूड नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बर्ड होता क्या है। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ बर्ड। एक लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो एक पूरा अर्थ देता है, जो अपने आप में पूरा अर्थ बनाता है, उसे हम बर्ड कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। हिंदी में बर्ड को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाला, आई कम्स आफ्टर ए अल्फ़ाबेट। यहाँ पे जो आई है वो एक वर्ड का काम ना करके वो एक लेटर का काम कर रहा है। आई कम्स आफ्टर ए अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये हमने दो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ये हमने दो लेटर्स लिखे हुए हैं जो हमारा ये सेंटेंस बता पा रहा है। कम्स एक वर्ड है, आफ्टर भी एक वर्ड है और अल्फ़ाबेट भी एक वर्ड है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। आई भी बर्ड हो सकता था, ए भी बर्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ लेटर का ही काम कर रहा, क्योंकि हमने इसमें दिखाया है आपको, इसमें बताया है आपको आई कम्स आफ्टर ए अल्फ़ाबेट। यानी आई अल्फ़ाबेट है जो है वो ए के बाद आता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स का सीक्वेंस फॉर्म होता है, जिसमें ए पहले आएगा, इसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आया आएगा। ओके। तो यहाँ पर आई और ए दोनों लेटर हैं, ना कि बर्ड हैं। हाँ, जब अगर ये किसी बर्ड का सेंस देते, किसी शब्द का सेंस निकालते, उस कंडीशन में ये एक बर्ड कहलाते। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, उसे समझ लेते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। इसमें आई जो है वो मैं का एक अर्थ दे रहा है, मैं एक बर्ड का काम करेगा यहाँ पे। इसी प्रकार से हैव तो एक बर्ड है ही है। इसके बाद ए जो है, ए यहाँ पे लेटर्स नहीं है, लेटर नहीं है, ये वन का अर्थ दे रहा है। तो वन एक वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे जो ए लेटर है, यहाँ पे लेटर का काम ना करके बर्ड का काम करेगा, बिकॉज इट्स गिविंग अ मीनिंग ऑफ वन। इट्स वन, ये वन का अर्थ दे रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट अ बर्ड। और बुक तो बर्ड है ये। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंटिया नामक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओके। सेंटेंस होता क्या है, अ बर्ड और अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक बर्ड
एक शब्द या शब्दों का समूह जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, अपने आप में पूरा अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है। ये क्या, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, एक शब्दों का समूह है जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई हैव अ बुक, ये भी एक क्या है, बर्ड्स का ग्रुप है, ये भी एक अपना आप में पूरा अर्थ देता है, दैट्स वाई दिस इज द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग जिसको हम जानेंगे, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। इसके बाद सेंटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं जो नीचे दिखाए गए हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पे सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग के आधार पर भी सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सिंपल सेंटेंस को देखेंगे। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, देख लेते हैं। द बॉय हेल्प्स द पुअर, लड़का जो है गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पे जो हेल्प है वो एक वर्ब है, लेकिन वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। वो वर्ब कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होती क्या है? फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको कुछ इंट्रो करा दे रहा हूँ, हालांकि फाइनाइट वर्ब के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे द बॉय लिखा हुआ है, द बॉय अगर हम हटा के हम दे कर दें, दे हेल्प्स द पुअर, तो वहाँ पे फिर हेल्प्स ना आके हेल्प आएगा, इसमें चेंजेस आ जाएगा, फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार या फिर अपने सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आगे देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी देखो, एम और प्लेइंग दोनों मिलकर ही फाइनाइट वर्ब जनरेट कर रही हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अब प्लेइंग अलग फाइनाइट वर्ब है, एम अलग फाइनाइट। हाँ, देखो, जब 2 वर्ब किसी सेंटेंस में आती हैं, तो हम अगर उनके बीच में कोई कंजक्शन आया हुआ है, तो कंजक्शन आता है, तब वो दोनों फाइनाइट वर्ब अलग अलग फाइनाइट वर्ब होंगी। बट अगर देयर इज़ नो कंजक्शन, अगर कोई कंजक्शन नहीं आया हुआ, तो वो दोनों की दोनों एक ही फाइनाइट वर्ब को जनरेट करती हैं। जैसे इसमें कर रही हैं एम प्लेइंग। एम प्लेइंग एक ही फाइनाइट वर्ब है, उसको हम अलग अलग नहीं मान सकते, उसको हम अलग अलग नहीं समझ सकते। ओके, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज आई के अकॉर्डिंग एम आया है। प्लेइंग भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इस वजह से प्लेइंग आया है। अदरवाइज हम टेंस चेंज करेंगे तो प्लेइंग चेंज हो जाएगी, और हम टेंस चेंज कर देंगे तो एम भी चेंज हो जाएगी, प्लेइंग भी चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो एम चेंज हो जाएगी, है ना? तो ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। तो मेन वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब दोनों जो क्या होती है, वो फाइनाइट वर्ब को जनरेट करती हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, बीइंग हंग्री द बॉय पिक्ड द मैन पॉकेट। देखो, बीइंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब होती क्या है? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा ना आपको? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे जो बीइंग है, बीइंग कभी चेंज नहीं होने वाली। बीइंग हंग्री द बॉय पिक्ड द मैन्स पॉकेट, भूखे होने की वजह से क्या किया? लड़के ने उस आदमी की जेब काट ली। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ बीपिंग चाइल्ड ऑन माई वे होम। तो सॉ क्या है? एक सी की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो सी होता, पास्ट टेंस बना हुआ है इसमें, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सॉ का यूज़ किया गया है। तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब है कि बिकॉज ये चेंज हो जाएगी।
सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज होगी। पास्ट में तो ये सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज नहीं होगी, बट जैसे ही हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे चेंज हो जाएगी। और अगर हम टेंस चेंज कर देंगे तो ये तो चेंज हो ही जाएगी। तो ये ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, इसके अलावा जो 5th नंबर का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, द बॉय डज नॉट बिलीव इन सच थिंग्स। देखो इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है, बीच में इसमें नॉट आया, ये नेगेटिव प्रेजेंट में का नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है। द बॉय डज नॉट बिलीव इन सच थिंग, नॉट क्या होता है, एक एडवर्ब होता है एक्चुअल में। नॉट मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यहाँ पे आया हुआ डज एक हेल्पिंग वर्ब है, बिलीव एक मैन वर्ब है। तो हमने आपको बताया था कि अगर दोनों के बीच में कंजक्शन आ जाए, दो वर्ब जिनको कंजक्शन के माध्यम से ऐड जोड़ा गया हो, या फिर दो वर्ब जिनके बीच में यदि कंजक्शन आता है उनके बीच में, तभी वो दोनों वर्ब अलग अलग फाइनाइट वर्ब होंगी, अदरवाइज वो दोनों मिलकर एक ही फाइनाइट वर्ब को जनरेट करती हैं। ओके, तो द बॉय डज नॉट बिलीव इन सच थिंग, बिकॉज डज भी है, जैसे ही हम टेंस चेंज करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, डज चेंज हो जाएगी, डू में बदल जाएगी। अगर हमारा सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो भी ये चेंज हो जाएगी, डज का डू हो जाएगा। बिलीव जो है, जैसे ही हमने टेंस चेंज कर दिया, या भले ही हम टेंस चेंज ना करें, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस यूज करें, तो भी यहाँ पे बिलीव का बिलीव्स हो जाएगा, द बॉय बिलीव्स इन सच थिंग्स। ओके, इस प्रकार से तो ये दोनों चेंजेबल वर्ब हैं, इसलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, डू दे नॉट कंसोल देयर कलीग्स। इसमें भी डू जो हेल्पिंग वर्ब है और एक कंसोल जो मैन वर्ब है, दोनों की दोनों वर्ब जो है एक ही फाइनाइट वर्ब को जनरेट करेंगी। हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इसमें देखो मे एक मॉडल वर्ब है, मैं और जो कम, एक कम क्या है, एक मैन वर्ब है, दोनों के बीच में कोई भी कंजक्शन नहीं आया हुआ है। हमने बताया कि जब दो मैन वर्ब के बीच में कंजक्शन आता है, दो वर्ब के बीच में कंजक्शन यदि आए तो क्या होता है, वो अलग अलग फाइनाइट वर्ब को जनरेट करती हैं। लेकिन यदि उनके बीच में कोई कंजक्शन नहीं आया हुआ है तो दोनों मिलकर एक ही फाइनाइट वर्ब को जनरेट करती हैं। तो यहाँ पे जो मैं है और कम दोनों मिलकर एक ही फाइनाइट वर्ब को जनरेट करेंगी, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, इसके अलावा जो हम नेक्स्ट हमारा टाइप्स है, नेक्स्ट काइंड है, वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, द सेंटेंस दैट हैज़ मिनिमम टू फाइनाइट वर्ब एंड इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड ऑल अदर आर कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। देखो इसमें एक नई चीज़ हमें मिली है, प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। द सेंटेंस दैट हैज़ मिनिमम टू फाइनाइट वर्ब, ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और सेंटेंस के टेंस के अनुसार चेंज हो जाए उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हों एंड इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, और इस प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो क्लॉज आते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज के ही कोऑर्डिनेट क्लॉज हों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। देखो क्लॉज के बारे में हम एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, अलग से चैप्टर बनाने वाला हूँ। क्लॉज का काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो उसको आप ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में तो समझ नहीं पाएंगे। खैर मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे बेहतर ढंग से, शायद आप समझ पाएँ। द बॉय वर्कड हार्ड एंड सो ही गॉट गुड मार्क्स। देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ, द बॉय वर्कड हार्ड, लड़के ने कठिन मेहनत की। एक क्या प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में जनरेट करता है, एक क्या है प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद हमने एक बॉक्स बनाया हुआ जिसमें एंड ऑब्लिक शो किया हुआ है, एक कंजक्शन है। कंजक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कंजक्शन का काम होता है ज्वाइन करना, टू और मोर देन टू लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, इन सबको जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। ओके, तो द बॉय वर्क हार्ड एंड सो ही गॉट गुड मार्क्स, लड़के ने कठिन मेहनत की इसलिए उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो जो द बॉय वर्क हार्ड, ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज होती क्या है, एक्चुअल में प्रिंसिपल क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। तो यहाँ पे द बॉय वर्क हार्ड, लड़के ने कठिन मेहनत की,
लड़के ने कठिन मेहनत की थी या फिर, तो ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, ये भी अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। तो देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। एक्चुअल में क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज के बाद दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज आ जाए, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, तो वो जो बाद वाली क्लॉज होती है हम उसको, उसके एक्चुअल नाम प्रिंसिपल क्लॉज ना कह के हम उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। ओके, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। द बॉय वर्क हार्ड, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद कंजक्शन बीच में आया हुआ है, एंड सो, ये क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन के माध्यम से हमने एक और क्लॉज को जोड़ दिया है। ही गॉट गुड मार्क्स, ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें जब दो क्लॉजेस सेम क्लॉजेस आती हैं तो पहली वाली क्लॉज को हम उसके एक्चुअल नाम से बोलते हैं और बाद वाली क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ दैट क्लॉज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पहली वाली क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज है, बाद वाली क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो पहली वाली क्लॉज को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्लॉज ही बोला, और बाद वाली क्लॉज को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही फॉलोड हिज ड्यूटीज वेल, उसने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया। इसके बाद जो सो एक कंजक्शन लगा हुआ है, सो ही सेलेक्टेड फॉर फॉरेन सर्विसेज, इसलिए वो फॉरेन सर्विसेज के लिए सेलेक्टेड हो गया, फॉरेन सर्विसेज में उसका चयन हो गया। तो यहाँ पे भी जो पहला वाला सेंटेंस दिया है, वो पहला वाला क्लॉज दिया हुआ है, वो एक क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, सो कंजक्शन है। इसके बाद भी जो क्लॉज दी गई है वो भी एक प्रिंसिपल क्लॉज दी गई हुई है। तो पहली वाली को हमने प्रिंसिपल क्लॉज बोला है, बाद वाली को कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब एंड इट हैज 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड ऑल अदर क्लॉजेस आर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो इसमें एक नया क्लॉज आया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने आपको पहले ही बताया है कि क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब हैं एंड जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और इसके अलावा जो भी क्लॉजेस आ रही हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ एंड हैज पेशेंस ही कांट गेट सक्सीड इन ट्रू सेंस। तो देखो इसमें हमने फिर इसके बाद ये जो सेंटेंस दिया है उसको नीचे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है ताकि आप बेटर समझ पाएँ उसको। अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ, जब तक कि कोई खुद से डिसिप्लिन नहीं सीखता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं करता, एंड हैज पेशेंस, या फिर उसमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। देखो यहाँ पे अनलेस क्या है, अनलेस एक कंजक्शन है, अनलेस क्या है, कंजक्शन है। अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ एंड हैज पेशेंस, एंड भी एक कंजक्शन है ना, जिसने 2 क्लॉजेस को जोड़ के रख दिया है। यानी फर्स्ट वाला अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ एक क्लॉज है, एंड हैज पेशेंस भी एक क्लॉज है, एंड यहाँ पे बीच में कॉमा लगा हुआ है, ही कैन नॉट गेट सक्सीड इन ट्रू सेंस। इस कॉमा का भी क्या मीनिंग होता है, क्यों इसको यहाँ लगाया गया, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा जाता है तो हम, और प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखा जाता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है। ओके गाइस, लेकिन जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखते हैं तो बीच में कंजक्शन जो होता है वो ऐड होता है, तो जो दोनों सेंटेंस को क्या करता है, ऐड, दोनों क्लॉजेस को ऐड कर देता है, तो हमें उस स्थिति में फिर कॉमा लगाने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखा गया है, प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखा गया है, तो हमें दोनों के बीच में कॉमा यूज करना अनिवार्य होता है। ओके, इसलिए वो कॉमा यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि पहले हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखे हुए हैं। अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ, ये भी अपने आप में क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड हैज पेशेंस, और ये भी एक क्या है, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने आपको पहले बताया था, लेकिन हमने इसको देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा है, बिकॉज हमने आपको पहले बताया कि जब 2 क्लॉजेस दो सेम क्लॉजेस एक साथ आती हैं
पहले फर्स्ट क्लॉज आती है, इसके बाद दूसरी क्लॉज आती है, लेकिन दोनों सेम क्लॉजेस आती हैं, तो पहली वाली को तो हम उसके एक्चुअल नाम से बुलाते हैं। इसके बाद जो दूसरी वाली क्लॉज होती है हम उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ दैट क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो क्लॉजेस आई हुई हैं, पहली सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, इसके बाद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, तो पहली वाली क्लॉज को तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बोलेंगे, लेकिन बाद वाली क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो हमारी ही कैन नॉट गेट सक्सीड इन ट्रू सेंस, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में पूरा सेंस दे रही है, इसलिए क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ऐसी क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जो अपने आप में पूरा अर्थ देती है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन जो ये क्लॉज हैं, अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ, जब तक कि कोई अपने डिसिप्लिन में नहीं रहता, डिसिप्लिन में नहीं होता, तो यहाँ पे फिर एक मीनिंग निकलता, तो क्या होता है, एंड हैज पेशेंस, या जब तक कि किसी में धैर्य नहीं है तो क्या, इस प्रकार से इसमें सेंस निकलता, तो क्या मतलब एक अधूरा सेंस निकलता है इसका। बट इसका जो हम इसकी बात करें प्रिंसिपल क्लॉज की, ही कैन नॉट गेट सक्सीड इन ट्रू सेंस, वो सच्चे अर्थों में क्या नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता, है ना। तो इसको, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी सहायता लेने की, हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस दिए गए हैं, इनको प्रिंसिपल क्लॉज की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज जनरेट होंगे उसमें। ओके, जैसे इसमें हम देखते हैं डिसिप्लिन एक वर्ब है, पेशेंस हैज़ भी एक वर्ब है, एंड सक्सीड भी एक वर्ब है। तो इसमें देखो तीन वर्ब आई हुई, तो तीन क्लॉजेस जनरेट हो रही हैं इसमें। एक प्रिंसिपल क्लॉज, जब किसी भी सेंटेंस में अगर दो फाइनाइट वर्ब आई हैं तो दो क्लॉजेस जनरेट होंगे, लेकिन उन दो क्लॉजेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज जनरेट होगा ही होगा। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले नहीं आ सकते। ओके, हमेशा एक प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही होगा, बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में पूरा होता नहीं है। उस सेंटेंस को हमें पूरा करने के लिए उस क्लॉजेस का कंप्लीट सेंस निकालने के लिए हमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज की नीड तो होती ही होती है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ एंड अनलेस वन हैज़ पेशेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, ही कैन नॉट गेट सक्सीड इन ट्रू सेंस, लेकिन वो सुपरफिलियस यूज हो जाता। इंग्लिश में क्या होता है, एक सुपरफिलियस यूज होता है वर्ड्स का। जैसे भाई जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वर्ड की, फिर भी आप उस वर्ड को यूज करे जा रहे हो, तो वो क्या होता है, सुपरफिलियस यूज ऑफ दैट वर्ड होता है, यानी उस वर्ड का सुपरफिलियस यूज कहलाएगा वो। तो यहाँ पे अनलेस वन डिसिप्लिन वन सेल्फ एंड हैज पेशेंस, तो हमें अनलेस वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एंड से काम चला सकते हैं। अगर हमने अनलेस वन लिख देते तो वो सुपरफिलियस यूज ऑफ वर्ड हो जाता। ओके, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ, इफ़ ही कम्स हियर एंड हेल्प अस वी विल सक्सीड। देखो इसमें भी क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है पहली, इफ़ ही कम्स हियर तक एक क्लॉज है। इसके बाद हमने एंड हेल्प अस, ये भी एक क्लॉज है। एंड से यहाँ पे क्या किया, दो वर्ब को जोड़ा गया है, कम्स को एंड हेल्प को। ओके, एंड से दो वर्ब को जोड़ दिया गया। हमने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी भी वर्ब को, या दो वर्ब या तीन वर्ब या जितनी भी वर्ब को एंड से जोड़ा जाएगा तो उतनी ही क्लॉजेस जनरेट होंगे, उतनी ही फाइनाइट वर्ब जनरेट होंगी, और जिस सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतने क्लॉजेस जनरेट होंगे। यहाँ पे देखो कम्स और हेल्प दो फाइनाइट वर्ब हैं जिनको एंड कंजक्शन के माध्यम से जोड़ दिया गया है, बीच में कंजक्शन को ला के रख दिया है। अब कंजक्शन को लाने से हो क्या गया कि यहाँ पे एक कम्स नाम की फाइनाइट वर्ब अलग जनरेट हो गई, हेल्प नाम की फाइनाइट वर्ब अलग जनरेट हो गई। जब फाइनाइट वर्ब अलग जनरेट हो गई तो हमने आपको ये भी बताया कि जिस सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब आएंगी उतने क्लॉजेस जनरेट होंगे। तो दो फाइनाइट वर्ब आने से क्या हुआ कि दो क्लॉजेस जनरेट हो गई। इफ़ ही कम्स हियर एक क्लॉज एंड हेल्प अस एक क्लॉज। ओके, एंड कॉमा कर लगा हुआ है इसके बाद, और इसके बाद लिखा वी विल सक्सीड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ ही कम्स हियर एक क्लॉज है एंड हेल्प अस एक क्लॉज है, और जो इफ़ ही कम्स हियर एक क्लॉज है क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बिकॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज की सबसे मेन पहचान तो यही होती है कि एक हमेशा कंजक्शन से स्टार्ट होती है, एक कंजक्शन इसके साथ जरूर आएगा। ओके, तो इफ़ ही कम्स हियर एक क्लॉज हो गई अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बाद एंड हेल्प अस भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब दोनों क्लॉज एक साथ आई हुई हैं तो हम पहली वाली को इसको एक्चुअल नाम से सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानेंगे, और जो बाद वाली क्लॉज आई है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज नाम से जानेंगे।
इसके बाद जो हमारी बाद वाली क्लॉज है वी विल सक्सीड, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट्स वाई इट इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज। दोस्तों आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते एक नोट दिया हुआ है इसमें, तो नोट में देख लेते क्या है। व्हेन वी स्पीक यूज अ फाइनाइट वर्ब एज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इन दैट कंडीशन द फाइनाइट वर्ब वर्क्स एज अ सेंटेंस। जब भी हम किसी फाइनाइट वर्ब को इम्परेटिव सेंटेंस की तरह यूज करते हैं तो वो एक क्या का कार्य करने लगती है, वो एक सेंटेंस का कार्य करने लगती है। ठीक है, जैसे कुछ दिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कम, गो, रीड। ये फाइनाइट वर्ब है, कम, गो, रीड, ये सारी की सारी क्या है फाइनाइट वर्ब में। इनको हमने इम्परेटिव मूड में बोला हुआ है। इम्परेटिव मूड में हम तब बोलते हैं जब हमें बड़ी इमरजेंसी टाइप की होती है या फिर हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते। जैसे हम यू कम, सामने हमारे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम उसको बुलाना चाहते हैं, हम बोलते हैं यू कम, तो हम यू कम ना बोल के केवल इतना भी बोल सकते कम कम। या फिर हमें कभी कभी कहीं जाना है, किसी को कहना है कि जाइए वहाँ पे जाइए, तो हम केवल गो बोल सकते, गो गो गो। जिस प्रकार की इमरजेंसी में हम ये वर्ड बोलते हैं, और ये पूरे के पूरे जो वर्ड, ये पूरा का पूरा वर्ड है, यही एक पूरा सेंटेंस का कार्य करने लगता है इन दैट कंडीशन। तो हमने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब जब इम्परेटिव मूड में बोली जाती है तो वो भी एक क्या सेंटेंस का कार्य करने लगती है। जैसे कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि रीड, पढ़ो, या फिर पूरा ना बोल के उसको कि जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो, ये पूरा ना बोल के वो केवल इतना भी कह सकते पढ़ो, है ना। तो उस प्रकार से जो वो इस प्रकार से बोले पढ़ो, वो एक क्या है हो जाता है, एक इम्परेटिव मूड में बोला गया वो सेंटेंस है, इम्परेटिव मूड में बोली गई वो वर्ब है ना। तो इन दैट कंडीशन जो वो वर्ब होती है जो बोली गई है इम्परेटिव मूड में, वो एक पूरा का पूरा सेंटेंस का कार्य करने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट वर्ब हमने आपको ऊपर भी बताई है कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है, यहाँ पे देख लो, एक बार फिर से देख लेते हैं। द वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के सेंटेंस के अनुसार चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब भी देख लेते हैं। खैर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब को ऊपर भी एक बार आपको बता दिया है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। द वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इन नॉन फाइनाइट वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनसे हम बेटर समझ सकते हैं। द बॉय हेल्प्स द पुअर टू गेट सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो हेल्प से ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। बिकॉज जो भी हमने सारे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं आप देख सकते हैं, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स में हेल्प जो है हर जगह चेंज हो रही है। जबकि टू गेट है, टू गेट जो एक वर्ब है, ये क्या एक चेंज नहीं हो रही है ना, ये बिल्कुल अनचेंजेबल है, बिकॉज इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वो चेंजेबल होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब अनचेंजेबल होती है ना। तो द बॉय हेल्प्स द पुअर टू गेट सेटिस्फैक्शन, इसमें आप देख पाएंगे कि हेल्प जो है आप एक फाइनाइट वर्ब है, टू गेट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। बिकॉज देख नेक्स्ट एग्जांपल से आप और समझ पाएंगे। द बॉय इज हेल्पिंग द पुअर टू गेट सेटिस्फैक्शन। जैसे हम जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाते हैं, हमारी हेल्प जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वो इज हेल्पिंग में चेंज हो जाती है ना। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल्स लिए सारे के सारे सेंटेंस लिए हुए हैं, इसमें सब में हेल्प जो है वो चेंज होती जा रही है। थर्ड वाले में देख लेते द बॉय हेल्प की जगह हेल्प हो गया, फोर्थ वाले में देख लेते द बॉय विल हेल्प हो गया। तो वो सारे के सारे जो हमने एग्जांपल्स जो सब में चेंज हो रही है, इट मीन्स इट इज़ द फाइनाइट वर्ब। दूसरी तरफ वहीं टू गेट सेटिस्फैक्शन, टू गेट टू गेट टू गेट, इस जो भी हमने सारे एग्जांपल्स लिए हुए उनमें टू गेट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों ये हमारी पहली क्लास थी, स्टेप बाय स्टेप हम संपूर्ण ग्रामर की स्टडी करने वाले हैं, वो भी फैक्ट के साथ। आज की क्लास में यदि आपको कोई कंटेंट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप अपकमिंग क्लास से अपडेट रहें एकदम। ओके, थैंक यू।